नीति आयोग की नई रिपोर्ट के मुताबिक बिहार शिक्षा और सड़क बिजली के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार अपने खजाने का सबसे बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रही है, जिससे अब स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधरा है और बच्चों के स्कूल छोड़ने की संख्या भी बहुत कम हुई है। इस सुधार के मामले में बिहार ने देश के कई बड़े और अमीर राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है, इसलिए रिपोर्ट में इसे तेजी से उभरता हुआ राज्य भी कहा गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उद्योग और निवेश के मामले में बिहार की स्थिति अभी भी कमजोर है, लेकिन राज्य में सुधार के लिए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को 17वें यानी सबसे अंतिम स्थान मिला है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सबसे कमजोर पक्ष वहां का व्यापारिक माहौल है, क्योंकि निवेशकों को लुभाने वाला माहौल अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है, जैसे 24 घंटे बिजली और बेहतर कानून व्यवस्था की कमी। राजधानी पटना और आसपास के 12 नगर निकायों का कचरा अब बिजली, गैस और खाद्य में बदला जाएगा। रामचक बैरिया में 40 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित होगा। यह परियोजना न केवल कचरा प्रबंधन में क्रांति लाएगी, बल्कि राजस्व का एक नया स्रोत भी खोलेगी। सावन का महीना शुरू होते ही रोजी रोटी के लिए परदेश गए प्रवासी मजदूर भारी संख्या में अपने गांवों और घर लौट आए हैं। सुल्तानगंज से देवघर के बीच बने कांवरिया पथ पर हर साल की तरह इस बार भी रोजगार का एक बड़ा बाजार सज गया है। प्रदेश जैसे दिल्ली, पंजाब, मुंबई में महीने भर की मजदूरी की तुलना में कांवरिया पथ पर दुकानें लगाकर लोग कम समय में अच्छी कमाई कर लेते हैं। मजदूर इस बहाने त्योहार के समय अपने परिवार के साथ घर पर वक्त बिताते हैं। बिहार के 211 नए सरकारी डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होने के साथ अब टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया भी तेज हो गई है। सरकार इस महीने के अंत तक नियुक्तियां पूरी करने की तैयारी में है। बिहार सरकार ने अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन और राजस्व चोरी पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब सभी खनिज भंडारण स्थलों की जियो फेंसिंग अनिवार्य होगी। इसके बाद ई चालान केवल स्वीकृत स्थान से ही जारी किया जा सकेगा, जिससे निगरानी और पारदर्शिता दोनों बढ़ेगी। बिहार के लोगों को अब इलाज के लिए रात में बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों में 24/7 इमरजेंसी सेवाओं को मजबूत करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और जरूरी सुविधाएं रात में भी उपलब्ध रहेंगी। बिहार में उच्च शिक्षा से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। सरकार नए विधेयक के जरिए कॉलेज शिक्षकों के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाने की तैयारी में है। साथ ही डिग्री कॉलेजों के संचालन और शिक्षकों की नियुक्ति व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित है। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 20 से 22 जुलाई के बीच कई जिलों में तेज आंधी, हवा और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जहां मूसलाधार बारिश की संभावना है। सफर करने से पहले अपने जिले का मौसम जरूर जान लें। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 20 जुलाई को बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत 29 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी आवेदनों पर विचार किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन पूरी होगी। गोपालगंज के विद्यार्थियों को इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत अपने वैज्ञानिक नवाचार दिखाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। चयनित छात्रों को प्रोटोटाइप बनाने के लिए 100,000 रुपए की सीधी प्रोत्साहन राशि बैंक खाते में दी जाएगी। योजना के लिए आवेदन 15 सितंबर तक पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय से बिहार के 551 मॉडल स्कूलों की शुरुआत की है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, ई लाइब्रेरी और अनुभवी शिक्षकों की सुविधा मिलेगी, जिससे 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा।
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए कहा कि वे उन्हें शुरू से पसंद हैं। उनके पास बिहार के विकास का विजन है और उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने कहा है कि वह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी जगह बड़े बेटे अभिषेक सिंह मैदान में उतरेंगे। अभिषेक सिंह ने भी जनता के बीच रहकर काम करने और शिक्षा स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की बात कही। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सोनम वांगचुक की सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी के मामले में फैसला मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने 3 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस याचिका में अगली सुनवाई 24 जुलाई को होनी है। यानी साफ है कि वांगचुक को अगले 3 दिनों तक सफदरजंग अस्पताल में ही रहना होगा। कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे की कथित चोरी के मामले को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 18 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र भेजा है। इस पत्र में दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए मामले की स्वतंत्र जाँच कराने और ट्रस्ट के खातों को सार्वजनिक करने की मांग की है। राहुल गांधी ने सवाल किया है कि देश के लाखों श्रद्धालुओं ने अपनी गाढ़ी कमाई श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिर में दान किया था। इस कथित चोरी की वजह से वे सभी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भगवान को अर्पित किया गया चढ़ावा ईश्वर की अमानत होता है और इसमें हेराफेरी जनता के विश्वास के साथ बड़ा विश्वासघात है। विपक्ष के दोनों नेताओं ने कहा कि इतने बड़े घोटाले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पूरी तरह से असहनीय और अस्वीकार्य है।